प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीतिक चिंतन। फर्स्ट यूनिट का तीसरा थिंकर है, थॉट है, व्यास। महाभारत में व्यास के राजनीतिक विचार, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्य के उद्भव पर व्यास के क्या विचार थे, राज्य की प्रकृति के बारे में व्यास के विचार, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में व्यास के विचार, और इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी जिक्र किया है और राज्य का सावयव सिद्धांत। तो महाभारत में व्यास ने क्या विचार दिए अपने, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, महाकवि व्यास का ग्रंथ महाभारत असाधारण ख्याति प्राप्त है और महाभारत का ये ग्रंथ एक अत्यंत विशाल है। इसकी विशालता में विस्तृत विषय वस्तु को समाहित किया गया है। स्वयं वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की विशालता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बातें अन्यंत्र है वो इस ग्रंथ में भी है। जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत में व्यास के जो प्रमुख राजनीतिक विचार है, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाभारत में राजनीति के लगभग प्रत्येक विषय पर वेदव्यास जी ने प्रसंगानुसार अपने विचारों को उस समय प्रचलित विचारों के साथ सामंजस्य करने का प्रयास किया है। और महाभारत में जो शांति पर्व नामक अध्याय में व्यास जी ने अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास जी के प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार है। राजनीति शास्त्र की प्रकृति। देखिए, वेदव्यास जी ने शांति पर्व में राजधर्म, क्षेत्र धर्म तथा दंड नीति के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट किया है। वेदव्यास जी ने राजनीति को दंड नीति के समान रूप में व्यक्त करते हुए दंड के अर्थ, उसका स्वरूप, उसका महत्व, उसका प्रयोग आदि के संबंध में विस्तार से विवेचन किया है। वाल्मीकि ने दंड के नाम से राज्य की प्रभु शक्ति को संबोधित किया और वेदव्यास जी ने कहा कि संसार में सब कुछ जिसके अधीन रहता है वही दंड है। व्यास जी ने आगे कहा है कि राजा को प्रिय तथा अप्रिय के प्रति समान भाव रखते हुए पक्षपात रहित होकर ही दंड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, वेदव्यास जी ने दंड के स्वरूप को साहित्यिक रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि दंड के शरीर की कांति प्राय नील कमल के समान श्याम वर्ण है। इसकी 4 भुजाएं तथा 4 दाढ़ें हैं। खूंटे के समान से कान है तथा 8 पैर तथा अनेक नेत्र हैं। इसके मुंह में 2 जीवा है। मुंह का रंग तांबे के समान है। जिसके सिर पर जटाएं हैं
तथा इसके रोए ऊपर की ओर उठे हुए हैं। व्यास जी ने दंड को ही भगवान विष्णु, नारायण, प्रभु तथा महान पुरुषों के रूप में स्वीकारा है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती तथा आदि नाम भी व्यास जी ने दंड के ही बताए हैं। व्यास जी के अनुसार दंड का नाम है दुराचार, विजय, व्यवहार, असी, विशासन, धर्म, दुराधर, श्रीगर्भ, ब्राह्मण, शास्त्र, सनातन, मंत्र, देव, धर्मपाल, असर, नित्यंग, असंग, अग्रज, मनु, रुद्रतनय, शिवशंकर आदि। राजनीति शास्त्र ग्रंथ की विशेष सूची वेदव्यास जी के मतानुसार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र है। व्यास जी का मत है कि इस विशाल ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने, जिसे भगवान शंकर ने सर्वप्रथम ग्रहण किया था, और ब्रह्मा जी ने इस ग्रंथ की रचना 1,00,000 अध्याय में की थी। इसे आगे चलकर संक्षिप्त किया गया था। तो ब्रह्मा द्वारा रचित दंड नीति में शामिल विषयों की सूची में प्राय सब कुछ समझ आता है। इसे धर्म, अर्थ, काम तीनों ही जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति का साधन होने का त्रिवर्ग कहा जाता है। वेद व्यास जी ने राज्य की आवश्यकता के ऊपर अपने विचार दिए। व्यास जी के मतानुसार सबसे पहले प्रजा धर्म द्वारा एक दूसरे की रक्षा करती थी। उस समय न कोई राज्य था, न कोई राजा तथा न दंड था और न कोई दंड देने वाला ही था। परंतु आगे चलकर मानव में अनेक विचारों का सूत्रपात हुआ और ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश व समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस की गई थी। क्योंकि अराजकता की स्थिति में धन और स्त्रियों पर किसी का अधिकार रख पाना संभव होता है तथा वह मत्स्य न्याय का ही वर्चस्व रहता है। वेद व्यास जी ने स्पष्ट किया कि इस जगत में भूतल पर यदि राजा न हो तो वही स्थिति होगी जैसे कि समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। इस प्रकार समाज के सबल व्यक्ति प्राय निर्बल व्यक्तियों को लूट खाते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। वेद व्यास जी ने हॉब्स की तरह राज्य से पूर्व समाज की अराजक स्थिति का भयावह चित्र प्रस्तुत किया है और फिर इस अराजक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए राज्य के जन्म का वर्णन किया है। राज्य के जन्म की व्यास जी ने अनेक कहानियां प्रस्तुत की है। इन कहानियों में राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों का अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: देवी उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। देखिए, महर्षि वेद व्यास जी ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया है और व्यास जी की देवी उत्पत्ति की कहानी का सार इस प्रकार है कि राज्य की स्थापना से पूर्व समाज की स्थिति अराजकता थी, भय और आतंक था और उस भयानक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वो विष्णु के पास गए और उनसे राजपद को धारण कर सकने वाले योग्य पुरुष का नाम बताने को कहा। भगवान ने तब एक मनुष्य विरजा की रचना की। इसकी संतति में कीर्तिमान, करदम, अनर्दंग तथा प्रतिबल हुए।
इस कहानी से स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय आधार पर हुई है। देवीय स्वरूप के अंतर्गत राजा को व्यास ने एक महान देवता माना है, जो मनुष्य शरीर धारण कर विचरण करता है। व्यास प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष शरीर से मन से किसी प्रकार राजा के विरोध को गलत बताते हैं, और उन्होंने राजा के व्यक्तित्व में अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर तथा यमराज इन पांचों देवों का निवास किया है, और इन पांचों देवों के कार्यों को राजा करता है। अतः हम वेदव्यास जी की राजा को पांच देवों का सामूहिक व्यक्तित्व माना है, इसलिए मनुष्य में उसके अनिष्ट या विरोध की भावना नहीं आनी चाहिए। राजा की शक्ति पर सीमाएं। देखिए, मनु की भांति व्यास ने भी राजा की देवीय व्यक्तित्व वाला बताया है, और उसकी उत्पत्ति ईश्वर से मानी है, और ये भी कहा है कि मनुष्य को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है, उस पर उन्होंने धर्म की सीमाएं लगाई है, और राजा धर्म को आधार मानकर ही शासन कार्य का कार्य करेगा। महर्षि व्यास ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी समर्थन किया, और ये कहा कि पाश्चात्य सामाजिक समझौते के सिद्धांतकारों की तरह सामाजिक समझौते के सिद्धांत के दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत का पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतकारों की तरह क्रमबद्ध विवेचन न करके प्रसंगानुसार कहानियां और प्रतीकों के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण में वेदव्यास जी ने राज्य की स्थापना से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण रूसों की तरह किया है, और उनके मतानुसार प्रारंभ में सतयुग था। समस्त जनता इस काल में धर्माचरण द्वारा परस्पर मिलजुल कर रहती थी। इस समय राजा तथा दंड नहीं था, और न कोई दंड से संबंधित कानून थे। ये अवस्था ठीक उसी प्रकार की अवस्था दिखाई देती है जैसे कि रूसों ने स्वर्ण युगीन प्राकृतिक अवस्था बनाई थी। लेकिन सतयुग का मानव बाद में चलकर मोहग्रस्त हो गया था, और भेदभाव से ग्रस्त हो गया, और अपने कर्तव्यों से अलग हटकर धर्महीन आचरण करने लगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंतर्गत लोभ, काम तथा राग का प्रभाव हो गया, धर्म और वेद का नाश हो गया, और अराजकता आ गई। इन सब से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने दंड नीति प्रधान अध्याय की रचना कर मनुष्य को आचरण के नियमों में बांध दिया, और ब्रह्मा जी ने उस ग्रंथ को देते हुए कहा कि इसमें वर्णित नियमों को मनुष्य समाज में लागू करने के लिए एक दंडधारी होना चाहिए। दंडधारी की खोज में लोग विष्णु के पास गए। विष्णु ने पृथु नामक व्यक्ति की रचना की और लोगों की रक्षा के लिए कहा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का द्वितीय सिद्धांत, देखिए, शांति पारों में एक अन्य प्रसंग में व्यास जी ने सामाजिक समझौते के एक अन्य रूप का भी विवेचन किया है। राज्य से पूर्व प्राकृतिक अवस्था तथा राज्य के निर्माण में समझौते की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण, इसमें प्राकृतिक अवस्था राजकता थी, मत्स्य न्याय की अवस्था थी, और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने इकट्ठा होकर सदाचार के नियम बनाए। प्रथम समझौता व्यास के सदाचार के नियम
निम्न हम लोगों में से जो भी निष्ठुर बोलने वाला, भयानक दंड देने वाला, पर स्त्रीगामी तथा पराये दंड का अपहरण करने वाला हो, ऐसे सब लोगों को हमें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और द्वितीय समझौते का निर्माण, इस बाध्यकारी सत्ताशील व्यक्ति की खोज के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिए जो शासन करने में समर्थ हो, हम सब लोग इसकी पूजा करें तथा जो निरंतर हमारी सेवा करता रहे। ब्रह्मा ने प्रार्थना स्वीकार कर मनु को राजा होने की आज्ञा दी। इस पर मनु के साथ सब लोगों ने एक समझौता किया कि समाज के लोगों को शांतिपूर्वक रक्षा करने के बदले समाज के लोग उसे कोष वृद्धि के लिए पशुधन स्वर्ण का 50वां भाग देंगे तथा कर के रूप में उपज का 10वां भाग देंगे। व्यास ने समझौते में राजा को निरंकुश शक्तियां प्रदान नहीं की थी। ये स्पष्ट भी किया गया था कि राजा धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करेगा तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और राजा का प्रमुख कर्तव्य होगा प्रजा का पालन करना, रक्षा करना। इस कर्तव्य को पूरा न करने वाले राजा को त्याग करने का जनता को अधिकार होगा। राज्य का सावयव सिद्धांत के बारे में भी व्यास जी ने अपने विचार प्रकट किए और व्यास जी ने कहा है कि राज्य के स्वरूप में 7 अंग है: राजा, अमात्य, कोष, दंड, मित्र, जनपद और पुर। ब्रह्मा द्वारा रचित दंड नीति के विवेचन में तथा राजा के कर्तव्य को भीष्म द्वारा विवेचन में इन 7 अंगों को गिनाया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यास ने मनु द्वारा प्रसारित राज्य के सप्तअंगी स्वरूप को स्वीकार किया है और लेकिन कहीं उसकी विशुद्ध व्याख्या विवेचन नहीं किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेद व्यास जी के प्रमुख राजनीतिक विचार के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद और जो विचार है उनके, जैसे राज्य की प्रकृति के बारे में विचार, राजा के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में विचार, इसका अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।